अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में किसी केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में हुई। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की आज पूरे दिन समाअत करता रहा। दिन भर की समाअत के बाद इस केस की समाअत करीबन 2 हफ्ते बाद 3 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। ये भी अहम सवाल है कि आखिर इतने दिन का वक्फा क्यों दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज केस की समाअत के आगाज में कहा कि दलाइल दोबारा से शुरू होंगे क्योंकि नया बेंच तश्कील दिया गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने रिमार्क्स में कहा, फुल कोर्ट इजलास में फुल कोर्ट समाअत करने की मंजूरी दी गई है। अवाम हमसे 57,000 केसेस का फैसला चाहते हैं। फुल कोर्ट में मौजूद जजेस के रिमार्क्स की बात की जाए तो वाज़ेह तौर पर इस केस में जज साहिबान की जानिब से ऐसे ही रिमार्क्स सामने आ रहे हैं जिनकी उनसे तवक्को की जा रही थी। जैसे जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था, आर्टिकल 184(3) जुडिशल पावर है। अदालत को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश की गई। पार्लियामेंट कहती है कि 5 जजेस से कम केस नहीं सुन सकते। अगर कल पार्लियामेंट कहे कि फलां केस को 7 जजेस नहीं सुने तो क्या होगा। उधर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने रिमार्क्स में पार्लियामेंट को कानून साजी करने का मजाज इदारा कहा। उन्होंने कहा कि बाहर के ममालिक में बैलेट से बेंच बनते हैं, वहाँ चीफ के पास बेंच तश्कील देने के इख्तियार का तस्वुर तक नहीं है। ये क्या बात हुई, चीफ अपने पास दरखास्त रखे और बेंच ना बनाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि कानून साजी से चीफ जस्टिस की पावर्स को खत्म किया गया या फिर सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का कहना था, अदलिया की आज़ादी सिर्फ बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी भी होनी चाहिए। अदलिया को अंदर से मजबूत होना चाहिए। सिर्फ चीफ जस्टिस के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार होना तो गलत है। गुज़श्ता कई माह के फैसलों से जज साहिबान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समेत कई अहम आइनी और कानूनी नौयत के केसेस में अपने फैसलों और रिमार्क से वाज़ेह करते आए हैं कि उनका आइन, अदलिया, चीफ जस्टिस के इख्तियारात और पार्लियामेंट की तरफ से बनाए गए मुख्तलिफ कवानीन के हवाले से क्या मौक़िफ़ है। आज की समाअत के दौरान भी हमें जजेस के रिमार्क्स की सूरत में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। और तो और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रवां बरस अप्रैल में किसी भी आइनी मुकदमे के बेंच का हिस्सा बनने से माजरत करते हुए कहा था, जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला नहीं होता वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये थी आज दिन की कार्रवाई। टीवी चैनल्स पर आपके घरों में भी मौजूद रहा सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट और उसको देखा जाता रहा। इसी मामले पर गुफ्तगू होगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और अबसार आलम साहिब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सबसे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट फुल कोर्ट समाअत पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त कार्रवाई, इंसाफ होता नजर आना चाहिए या मुनसिफ। ज़ैगम खान साहब, आपकी तरफ आऊँगी सबसे पहले। इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की आरा का इजहार आज पाकिस्तानी माशरे की तरफ से किया गया, अप्रिशिएट भी किया गया कि जो कुछ अदालत में हो रहा है, किस तरीके से दलाइल, रिमार्क्स, वकला की तैयारी, मुनक़सिम बेंच का तासुर वो सब लोगों तक पहुँचा। साथ ही साथ इस बात पर भी बात होती रही कि हमें तो इंसाफ चाहिए। ये पूरा दिन जो लगा रहा सब कुछ, इससे आम लोगों को क्या समझ आएगी। वो टेक्निकल गुफ्तगू, वो आइन कानून, सुप्रीम कोर्ट के अंदर का मामला है, ये इसको किस तरह कॉमेंट करेंगे। साथ ही एडिशनली इसका जो भी फैसला बनता है, हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप पर असरात क्या होंगे इस मामले के। शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर। देखिए, बंदियाल हम ख्याल कोर्ट से आज अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनी है। आज तमाम जज 4 साल बाद इकट्ठे बैठे हैं एक अहम मामले पर। इस 4 साल में कितने बड़े बड़े केसेस आए, कितने बड़े बड़े आइनी मामलात आए, उनको कैसे निपटाया गया। हम ख्याल जजों के ज़रिए अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे, अपने जो मकासद थे, अपनी सोच थी, जो सियासी सोच थी, उसको आगे ले जाने के लिए आज टेलीविज़न पर पहली दफ़ा हमने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट को देखा। क्योंकि ये कोई क्रिमिनल केस नहीं था जिसको देखकर लोगों के जहन पर बुरा असर पड़े, एंटरटेनमेंट का तासुर। ये कोई कत्ल का केस नहीं था, ये एक आइनी मामला था, एक कानूनी मामला था और इतनी लोगों ने दिलचस्पी ली। आज मैं बाल कटाने गया तो मेरा बार्बर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देख रहा था। आज मैंने जहाँ भी गया सब लोगों को ये कार्रवाई देखते हुए देखा और बहुत अच्छी बात है क्योंकि आइन का मामला ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है। हमने आइन
वकीलों के हवाले कर दिया है। ये वकीलों का नहीं, ये मेरा, हम सब का और रियासत पाकिस्तान का मुआहदा है। वैलिड। और इसके साथ जो जो खिलवाड़ किया जाता है, जहाँ जहाँ किया जाता है, वो हम सब का मामला है। आज दो काम हमने होते हुए देखे। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट की साख की बहाली हमने होते हुए देखी, और दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट की तकसीम थी, जो चंद लोगों ने हाईजैक कर लिया था पूरी सुप्रीम कोर्ट को, वो बात ख़त्म हुई और पूरी सुप्रीम कोर्ट आज इकट्ठी नज़र आई। और जब सुप्रीम कोर्ट इकट्ठी होकर कोई फैसला करेगी तो फिर एग्जेक्टिव में मजाल नहीं होगी कि उसकी हुक्मदूली करे। जैसे कि हमने पीछे देखा, हुक्मदूलियों का एक सिलसिला शुरू हुआ। आज टेलीवाइज करना, सबको दिखाना इसलिए भी अहम था कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक लिहाज से खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया, अपने आप को कटहरे में खड़ा किया। आज आप देखिए पूरे दिन में क्या कार्रवाई हुई। आज चीफ की मुतलकुल अनानी की बात हुई और चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे ये मुतलकुल अनानी वाले अख्तियारात नहीं चाहिए। आज सो मोटो की बात हुई। वो बातें जो हम यहाँ करते रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इन अख्तियारात के तहत $6.5 बिलियन का पाकिस्तान का नुकसान हुआ, 2000 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जिस पर अपील का हक भी मौजूद नहीं था। क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है इतने बड़े नुकसानात? और ये एक नुकसान है, ये माशी नुकसान है। पाकिस्तान की गवर्नेंस को कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान की सियासत को, जमहूरियत को कितना नुकसान हुआ, उसका तो कोई हिसाब शुमार ही नहीं है। आज का जो सवाल था वो बुनियादी आईनी सवाल था कि पाकिस्तान में ताकत की तकसीम कैसे होगी। ठीक, क्या पार्लियामेंट को कानून साजी का हक है भी या नहीं है? बिल्कुल। और वो कवानीन जो हैं वो किस दायरे के तहत रिव्यू होंगे? जो वकील साहब केस लेकर आए हुए थे वो बेसिक्स पर बात करने को तैयार नहीं थे। बार बार चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि भाई बताओ, आइन के शिकों के हवाले यहां पर आप हमारे बुनियादी हकूक पे सवाल उठा रहे हो। क्योंकि जो किसी कानून पर आप चैलेंज करते हैं तो वो दो बातों पे करते हैं, या तो किसी के बुनियादी इंसानी हकूक या बुनियादी हकूक गसब हो रहे हों, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बुनियादी हकूक गसब हो रहे हैं, तो बताओ कैसे हो रहे हैं। ठीक। और दूसरी बात कि जो कानून बना है ये कहाँ और कैसे आइन से मुतसादिम है जी। और हमने देखा क्या सीन था कि वकील साहब, इतने बड़े वकील, क्या क्या ओहदे वो एंजॉय कर चुके हैं, क्या क्या हमने बुत तराशे हुए हैं ये, और क्या पैथेटिक परफॉर्मेंस थी। ठीक है, अफसोस भी हो रहा था, शर्म भी आ रही थी, बोलने जोगे नहीं थे, बुनियादी बातें नहीं थी, तैयार होकर नहीं आए हुए थे बुनियादी आईनी सवालों पे, या पता नहीं था या इस तरह से आए हैं कि ये तो मामला ही नहीं है। क्योंकि पहले जब ये चल रहा था तो ये बातें तो पूछी ही नहीं जा रही थी कि भाई बताओ तो सही, आर्ग्यू तो करो, अपना आर्गुमेंट फ्रेम करने के काबिल नहीं थे। मेरे ख्याल में जो सिलसिला शुरू हुआ है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने चलना कैसे है, ये रेगुलेट कैसे होगी, यहाँ बेंच कैसे बनेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब खुद बनाएंगे? फर्ज करें वो बेंच नहीं बनाते, ये भी उन्होंने कहा वो कुछ नहीं करते, तो उनका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये उन्होंने सवाल किया, बिल्कुल वहां पे कहा। और सो मोटो के मेरे ख्याल है ये सबसे पहले ये काम जरूरी था कि सुप्रीम कोर्ट ये बुनियादी बातें तय करे, और उसके बाद बुनियादी बातें तय होने को अभी भी वक्त है, क्योंकि 3 अक्टूबर तक का वक्त लिया गया। हसन निसार साहब, 2-3 पॉइंट्स उठे, उन्हीं में से एक बेसिक सवाल के साथ ही मुनक़सिम अदलिया का एक तासुर तो मौजूद है। खुद जज ब्रदर्स अंदर अदालत के अंदर अपने नोट्स के अंदर ये सब कुछ कहते रहे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अदलिया में तकसीम का तासुर खत्म कर पाएंगे? देखें, इसमें मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि तकसीम बहुत हेल्दी भी होती है, ये याद रखें। पार्लियामेंट से लेके ज़ाती ज़िंदगी तक जो है, किसी भी मसले पे तमाम तर इज़्ज़त व बाहमी इज़्ज़त और एहतराम के साथ इख्तलाफ ज़िंदगी की अलामत है, और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अच्छा, रह गया आज का इशू जो है, तो मैं आपको अर्ज़ करूं, मैं तो कोई अखले कुल तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे 2-3 फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। कानून से मेरा ताल्लुक़ सिर्फ इतना है कि मैंने कभी कानून शिकनी का इर्तिकाब नहीं किया। जो माड़ी मोटी मुझे समझ आई है सारी इसकी बॉटम लाइन, इस क्रक्स के अदल पे मोनोपोली नहीं,
कुछ लोगों की या एक की या दो की या चार की, मोनोपोली नहीं, मुशावरत। बिल्कुल। ये तो जो मुझे समझ आई, मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मुशावरत सुन्नत है, और हुजूर ने हर मसले पे, हमारे लिए वही एक मिसाल है ना, हर मसले पे मुशावरत की, हत्ता के बहुत से जो फैसले थे तब्दील हुए ग़ज़वा खंदक पे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने कहा कि जब दुश्मन बहुत बड़ी तादाद में हो, बहुत ताकतवर हो, तो हमारे यहाँ फ़ारस यानी ईरान में एक ट्रेडिशन है कि हम ट्रेंचेस बड़ी बड़ी खोदते हैं, और ये और वो। रसूलुल्लाह ने इमीडिएटली ही ड्रॉप्ड एवरीथिंग, उन्होंने कहा कि वाह, अयूब, हज़रत अयूब अंसारी की बात जो है वो प्रिवेल की। सलमान फारसी, अच्छा, तकसीम सलमान फारसी, मुख्तलिफ हज़रत सलमान फारसी, हाँ सलमान फारसी, हाँ अच्छा, वो फारस मैंने कहा ना अभी के वो, अच्छा, तो वो तकसीम बुरी चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा इशू है, हम तकसीम बड़ी हेल्दी चीज़ है, लेकिन अगर वो खैर के लिए हो, उसमें अगर आप मकालमा किसे कहते हैं, डायलॉग क्या होता है, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, ये सब क्या है, सो वो बुरी बात नहीं है। घर मुशावरत के बगैर नहीं चलते, तो मुल्क और अदलिया जैसा हसास इदारा, उसमें एक बंदे की या चंद बंदों की मोनोपोली, ये शर्मनाक है। और सर हमारे यहाँ तो 4 साल से फुल कोर्ट ही नहीं बैठ रहा था, और पिछले 1 साल से तो बार बार कहा जा रहा था कि बैठें, सब बैठें, बात करें इस पे। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आयशा, एक मेरी कॉमन सेंस, मैं एक लेमैन हूँ, मैं कानून शानून की ABC भी नहीं जानता, और मुझे इससे कोई लंबी चौड़ी दिलचस्पी भी नहीं है, लेकिन जिस तरह जैगम साहब ने एक्सप्लेन किया वो बहुत एक अजीब, मुझे सच्ची बात है, मुझे इस बात का इस तरह का अंदाज़ा नहीं था। जो कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया है बहुत तकलीफ, और हमारा प्रॉब्लम है, एक कौम के तौर पे हमारा प्रॉब्लम है, ये घरों में अब्बागिरी चलती है, सियासत में कायदगर्दी चलती है, यानी लोग बात वो करते हैं जो बॉस सुनना चाह रहा हो। ये गंदा, गलीज और घटिया रवैया है। ठीक है, कोई बच्चा भी बड़ी खूब, महमूद गजनवी की आखिरी बात मैं सुन लूं, जब सोमनाथ पे वो उधर से आग के आ रहे थे, ये वो गोले वगैरह, तो उसका भांजा या भतीजा था 12-14 साल का बच्चा। हाँ जी। उसने कहा मैं मशवरा दूं, वो सारे हंस पड़े। तो 12-14 साल का बच्चा कह रहा है, तो महमूद गजनवी ने कहा हाँ चलो यार, जस्ट टू इनकरेज हिम। उसने कहा एक दीवार बनाओ, उसकी ओट में उसको दीवार को धक्का लगाते जाओ, वो सारे फिर हंस पड़े। तो महमूद गजनवी टुक इट स्लाइटली सीरियसली। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा रेत ही रेत है, बोरियां भरो, दीवार बनाओ, और फिर मैन पावर जो है वो उसको आगे खिसकाती जाए। यू सी, मशवरा बच्चों से भी करते हैं, मशवरा अहम है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी पेशरफ्त, बिल्कुल अच्छी पेशरफ्त है। शहजाद साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से आज गुफ्तगू जब हो रही थी, कमेंट करते हुए रिमार्क्स में उन्होंने कहा गलतियों को तस्लीम करें, गलतियां हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि आमिर दौर के जो फैसले हैं, मैं नहीं मानता वो फैसले, मैं सिर्फ आइन और कानून का पाबंद हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी करप्शन के इल्जामात हालिया दौर में सामने आए हैं, ऑडियो लीक समेत। साबका चीफ जस्टिस तो साथ बिठा के पैगाम भी देते रहे। आज जो माहौल देखा, जिस तरह का आपने पूरा, आपके घर भी सुप्रीम कोर्ट आई, क्या जजों का एहतसाब होते देखेंगे हम? अच्छा, एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि हमारे जो जज साहिबान हैं वो इतने काबिल हैं, और उनके जो सवालात थे वो बहुत ही, जिन्हें कहते हैं लीडिंग क्वेश्चंस थे। वो अगर वकीलों में कुछ कमी थी तो वो गाइड कर रहे थे, उनको पूछ रहे थे ऐसे सवालात जो कि असल में जो मुद्दा था उसको रिजॉल्व करने के लिए उनके लिए आसानी पैदा करें। तो ये बड़ी एक हेल्दी चीज़ नज़र आई। दूसरी बात, ये तसव्वुर करना कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, बंदयाल साहब थे या अभी काजी फायजी साहब हैं, तो किसी भी सूरत में ये 15 के 15 जज एक ही तरह की सोच रखेंगे जिस तरीके से इफ्तिखार चौधरी साहब के कोर्ट में था, तो नामुमकिन चीज़ है। ये भी वाज़ेह होकर सामने आ गया, और बहुत हेल्दी बात है। अच्छा, तीसरी बात, इंसाफ का आपने चूंकि सवाल ये पूछा कि मुनसफ नज़र आया या इंसाफ, या क्या नज़र आया, या इंसाफ को नज़र आता देखा आपने या नहीं। 3 चीज़ें हैं जी इसके अंदर। एक मुनसफ होता है, एक प्रोसेस होता है, इंसाफ का प्रोसेस जिससे नतीजे पे फैसले पे पहुंचा जाता है, और तीसरा फैसला होता है। तो हम इस वक्त आज हमने मुनसफ सारे देख लिए, उसका प्रोसेस भी देखा, और अब इंसाफ का मरहला जब भी आएगा तो हम देखेंगे जो फैसला होगा कि वो कितना इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है। तो ये एक बुनियाद है। हमने पहले 1-2 प्रोसेसेस देखे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ सवालात उठे आज।
मिसाल के तौर पे ये कि ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात का मसला था पहला इशू, क्या सिर्फ उन्हीं के इख्तियारात का मसला था, या उसके साथ ही साथ 184(3) की जो सुप्रीम कोर्ट का जो इख्तियार है उसका भी मसला था। 2, तीसरा, क्या ये सियासी मसला है या ये एक लीगल मसला है, यानी इसको हम किस तरीके से आगे लेके चलें। कुछ जजेस जो थे उनके सवालात पॉलिटिकल क्वेश्चंस की तरफ लीड कर रहे थे। डेमोक्रेसी इन दी सुप्रीम कोर्ट, जमहूरियत होनी चाहिए। कुछ इदारे जमहूरियत के साथ नहीं चलते, आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान जमहूरियत के साथ नहीं चलती, वो उसमें आपस में बामी वो मिलके फैसला करते हैं, सोचते हैं, और उसके बाद जो फैसला होता है वो कमांडर फैसला करते हैं, एंड दैट इज इट। कुछ इदारों के अंदर आपको अपने अपने तरीके से अपने तौर पे जमहूरियत, टिपिकल जमहूरी असूलों पे नहीं चला जाता, इसलिए ये गलत बात है कि उसको आप सियासी पस मंजर में देखा जाए। वैसे भी मेरी नज़र के अंदर हम तो है ही नहीं, कानून के तालिब इल्म भी नहीं है, लेकिन मुझे यूं लगता था कि जैसे कि बहुत सारे इश्यूज के अंदर हम सियासी लेवल के क्वेश्चंस की तरफ लेके जाते थे बात को, बजाय इसके कि उसको लीगल पैरामीटर्स के अंदर रखा जाता। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया आज की डिस्कशन के अंदर, सेटल्ड लॉ और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में क्या फर्क है। सेटल्ड लॉ क्या होता है? अगर जो आइन के तहत जो कवानीन बनाए जाते हैं, और आइन के चंद हिस्से ऐसे हैं जिनको आप छेड़ नहीं सकते जब तक उन पर तरमीम ना की जाए, और उससे जो लॉ डिराइव होगा, क्या वो सेटल्ड लॉ है? अगर वो है, और फिर कोई भी पार्लियामेंट जब कोई कानून बनाती है तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनता है, तो उस लॉ की सेटल्ड लॉ के साथ क्या रिलेशनशिप बनती है, कौन सा सीनियर है, कौन सा हायर है, कौन सा ज्यादा सैक्रोसैंक्ट है। तो ये भी बहुत बेहतरीन, इसके ऊपर अल्लाह करे कि आइंदा समातों में इसके ऊपर बात करें। फाइनल मैं एक बात करता हूँ, ट्राइकोटमी ऑफ पावर। एक सवाल ये आना चाहिए था कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से कहा जाता है पार्लियामेंट को कौन देखेगा? पार्लियामेंट को भी तो कोई देखने वाला होना चाहिए ना। 2 रास्ते हैं पार्लियामेंट को देखने के, एक होती है कमेटी पार्लियामेंट की फंक्शन को। आवाम तो ये करती है, चुन के भेज देती है ना। उसके बाद कमेटियां क्यों बनती हैं? कमेटियां इसलिए बनती हैं कि पार्लियामेंट के फंक्शन को, या लेजिस्लेशन जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है उसको चेक किया जाए, उसको देखा जाए। और नंबर 2, अगर कोई कानून ऐसा बन जाता है जो कि 2-3 चीजों के खिलाफ, मिसाल के तौर पे आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके खिलाफ है, आपकी शरीयत के खिलाफ है, या माइनॉरिटी जो टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी है वो होने जा रही है, ठीक है, माइनॉरिटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का रोल आता है। ये दुनिया भर का कानून है, ये बड़े वो कवानीन है जो कि इंसाफ के निजाम को लेकर चलते हैं। और एक फाइनल एक छोटी सी बात मुझे करने दीजिए। इंडिया के अंदर ये बड़ा कमाल हुआ अभी रिसेंटली, 2-2.5 हफ्ते की वहां पे लाइव प्रोसीडिंग चली आर्टिकल 370 पे जी, और वो मैंने तो बहुत शौक से देखी और बड़े इंटरेस्ट के साथ देखी, पर मुझे यूं लग रहा था कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इंसाफ हो रहा है। अभी फैसला नहीं आया, सही हो गया। मुझे यूं लगता है कि जब फैसला आएगा, वो जाहिर है कि इंडिया के अगर हक में आया तो फिर मैं और आप ये सवाल कर सकते हैं कि क्या ये वाकई इंसाफ का फैसला था। तो कई चीजें दुनिया को दिखाने के लिए होती हैं। फैसला देखिए अब क्या आता है, फैसला डिसाइड करेगा कि आज की जो प्रोसीडिंग्स थी वो कैसे चले। अफसार साहब 57,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। बार आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने याद दिलाया कि टैक्स के पैसे पे हम यहाँ बैठते हैं, बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। अभी आज की प्रोसीडिंग में 150 केसेस बढ़ गए होंगे। माजी में हमने देखा बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल केसेस। क्या आप समझते हैं अब आने वाले अरसे में आम आदमी की भी इंसाफ तक रसाई होगी, ऐसा निज़ाम वज़ा होगा? इसमें क्या कह सकता हूँ इसमें, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंटेंशंस और बातें तो अच्छी हैं, अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। ठीक है, और आज की जो प्रोसीडिंग सारी की सारी सामने रही, आपको क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि इंसाफ के लिए बात नहीं होनी चाहिए, वो होता हुआ नजर आना चाहिए। आज तो हमने मुनसिफ देखे हैं, क्या रास्ता इंसाफ की तरफ जा रहा है? देखिए, ये मैं मीडिया से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की फ्रोई बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट शायद अफेक्टेड हैं, कि हमारा शायद लाइमलाइट खोई जा रही है कि हम रिपोर्ट अपनी मर्ज़ी से जो दिल करता था करते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब सारी चीज़ें बाहर आएंगी। मैं ये समझता हूँ कि मैंने देखा है, मेरे एक अखबार है बहुत, उसका जिसका झुकाव वाज़ेह है एक सियासी जमात की तरफ, उसके एक एडिटर हैं,
उनका झुकाव तो बहुत ही वाज़ेह है उस सियासी जमात की तरफ। उन्होंने ये ट्वीट किया दोपहर को जो आपने सवाल पूछा है, तो उससे मुझे समझ आ रही है कि ये कहाँ से आया सवाल और इसको किस तरह हम मीडिया में ये परसेप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास कहीं से नहीं आया है। मुनसफ शायद टीवी पे आना चाह रहे हैं, कहीं से नहीं आया, पिक किया होगा, चलें इसको देख रहे हैं कि इसके ऊपर इतने कमेंट्स हो रहे हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे हैं इसको, तो उस बुनियाद पर हम पूछ रहे हैं कि आया ये डिलीवर हो रहा है, रास्ता ठीक है जो है? क्योंकि हमने देखा कि इफ्तिखार चौधरी साहब किस तरह टीवी स्क्रीन पर रहे और उसके ऊपर भी बाद में क्रिटिसिज्म होता रहा कि टीवी चैनल्स ने किस तरीके से चीजों को दिखाया। देखिए कंपैरिजन इज वेरी ऑड, आई एम सॉरी, इफ्तिखार चौधरी इस तरह टीवी स्क्रीन पे नहीं थे। वो फुल कोर्ट की मीटिंग जो होती थी उसमें कैमरा ले जाते थे या बाहर जलसों से खिताब करते थे। आज फुल कोर्ट बैठा है, पहली दफा कौम ने ये देखा है कि फुल कोर्ट कैसे बैठती। इतनी अच्छी बातें की मुझसे पहले मेरे सारे सीनियर्स ने, मैं सबसे मुत्तफिक हूँ, और सिर्फ इसलिए किया कि उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो आपने पूछा, उन्होंने जो देखा स्क्रीन से वो दिया जवाब। इसलिए मैं भी कभी कभी सवाल से हट के जब जवाब देता हूँ तो वो नागवार नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि अच्छी बात जरूरी नहीं होती कि सवाल के जवाब में निकले, वैसे भी निकल सकती है। और मेरा आज की ऑब्जर्वेशन जो है ना, जो आपने भी ट्वीट्स की बात की है, जो मीडिया पे बात की है, हमारे सबके अंदर एक छोटा सा मौलवी छुपा हुआ है, मुनाफिक मौलवी छुपा हुआ है। और जैसे वो जब लाउड स्पीकर ईजाद हुआ था तो कहते थे शैतान बोलता है इसमें, ये तस्वीर खिंचवाना हराम है। अब लाउड स्पीकर ना सोने देता है, ना इनकी तस्वीरें खिंचवानी बंद होती हैं, टीवी पे आके अब वो बाकायदा वाज और लेक्चर देते हैं। यही हाल मीडिया का है। हमें तकलीफ शायद ये हो रही है कि हमारी मोनोपली इंफॉर्मेशन पे ख़त्म हो गई है। सब डायरेक्टली आवाम देखेगी जब कि उनके अब आज मैं यकीन करें, मैं पिछले 30 साल से ख्वाजा तारिक रहीम को, चले मैं नाम नहीं लेता, मैं वकीलों को वहाँ जा मैं उनके बारे में पढ़ता रहूँ, सुनता रहूँ। आज मुझे जितना कुछ वकील एक्सपोज हुए हैं उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये एलीट नेटवर्क इस मुल्क में काम कैसे करता है, वो अपना परसेप्शन कैसे क्रिएट करता है, उसकी बुनियाद पे अरबपति कैसे बनता है। इतने पैसे लेते हैं, आधे जज को देते हैं, आधे खुद रखते हैं, और केस का फैसला हो जाता है। ओ बड़ा कामयाब वकील है जी, बड़ा कामयाब वकील है। आज 2 मिनट में उन्होंने इधर वकील थे, इधर ओदी काबिलियत कट के रख दी थी जजा ने। तो ये देखिए, ये होती तो मैंने आगाज में कहा कि पता चल गया कि वकील के पास दलाइल क्या और तैयारी क्या थी। बिल्कुल, तो ये होती है शफाफियत से हमें पता चला। अब आएगा मरहला एहतसाब का। अब मैं तो कभी, अब उस वकील की आज तो मार्केट खत्म हो गई, ये मैं आपको साफ बता रहा हूँ। अगले वकील भी एक्सपोज हो जाएंगे, जज भी एक्सपोज हो जाएंगे, जो गलत काम करेगा, जो सही करेगा वो करेगा। तो मेरे ख्याल में मीडिया को भी ये चाहिए कि जो रियल इश्यूज है ना अंदर, जो डिस्कस हुआ आज, बहुत अच्छे पॉइंट्स आए हैं, इतनी खबरें उसमें से निकलती हैं कि मैं हैरान हूँ। तो हमें भी सवालात कुछ ऐसे उसमें उठाएं जिससे आवाम को उसका फ़ायदा हो। एक आखिरी बात, और मैं ये मेरी ख्वाहिश है और मेरी अपील भी है कि ये जजेस हजरात जो हैं वो उर्दू में बात ज़्यादा करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट की अदालती कार्रवाई पाकिस्तान की उर्दू में होनी चाहिए। ठीक हो गया जी, बिल्कुल, कम से कम उर्दू बोले, ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ अंग्रेजी की जरूरत है बोले, अवाम तो समझे, और अवाम समझ रही है। जैगम साहब ने बार्बर की एग्जाम्पल दी है ना, अवाम समझ रही है, सिखाएं उनको। चले जी, एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और अहम मामले पर बड़ी सियासी जमातें एतराज़ कर रही हैं। निगरान हुकूमत में बैठे वज़रा पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी नोटिस हुआ, इस पर गुफ्तगू रहेगी इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद तौक़ीर हुसैन शाह को लिखे गए ख़त में कहा है कि काबीना में ऐसे अरकान का तकर्रुर न किया जाए जिनकी सियासी वाबस्तगी हो। ख़त में कहा गया है कि काबीना अरकान का तकर्रुर करते वक्त उन अफराद से इज्तिनाब किया जाए जिनकी सियासी वाबस्तगी है। आम तासुर है कि निगरान हुकूमत साबका हुकूमत का तसलसल है। एक सियासी जमात ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस जानिब निशानदही की और निगरान हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो साबका हुकूमत की विरासत लेकर चल रही है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म को यह ख़त उस वक्त लिखा जब पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग के करीबी तस्वुर किए जाने वाले ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद को निगरान काबीना में निजकारी के वज़ीर के तौर पर शामिल किया गया। निगरान हुकूमत के क़याम के साथ ही नून लीग के अदवार में अहम पोजीशंस पर फाइज रहने वाले कई दूसरे ब्यूरोक्रेट्स को भी काबीना में शामिल किया गया। इनमें वज़ीर आज़म के निगरान मुशीर आहद चीमा, मनसूबाबंदी के वज़ीर समी सईद, रेलवे और मवासलात के वज़ीर शाहिद तारड़ जैसे ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। ये वज़रा नून लीग के दौर में अहम ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस पर फाइज रहे। कोई शक नहीं कि आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत मुल्क में साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है।
सियासी जमातों के एतराज़ के बाद इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ख़त लिखकर भी दुरुस्त इक़दाम ही लिया है, मगर यहाँ पर दो बुनियादी सवाल का पैदा होना वाजिब है। पहला ये कि क्या खुद निगरान वज़ीर आज़म का अपना सियासी पस मंज़र नहीं, बल्कि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का तो कल तक बलोचिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा फ़ाल किरदार रहा है। दूसरा सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी सियासी जमातों के एतराज़ात के बाद क्या इलेक्शन कमीशन अपने आप को सिर्फ ख़तो किताबत तक ही महदूद रखेगा, या फिर इंतखाबात की शफाफियत और गैर जानिबदारी को यकीनी बनाने के लिए विफाक में भी KPK फार्मूला अपनाने का सोचा जा सकता है। इसी मामले पर पैनल की राय जानेंगे। सवाल आप सबके लिए। आम तासुर है कि निगरान हुकूमत साबका हुकूमत का तसलसल है। इलेक्शन कमीशन, बड़ी सियासी जमातों का भी कई वज़रा पर एतराज़। क्या इलेक्शन कमीशन और बड़ी सियासी जमातों का मौक़िफ़ जायज़ है? हसन निसार साहब। पहली बात तो जी सार आलम साहब को ये उन्होंने आज शायरी की है जिसकी मैं बहुत दाद देता हूँ। अच्छा रह गया आपका सवाल, तो पाकिस्तान में तो आयशा हर हुकूमत जी गुज़श्ता हुकूमत का तसलसल ही होती है। दुरुस्त हो गया। और ये तसलसल बहुत जानलेवा होता है और इसे कहते हैं करप्शन और नाअहली और खुदगर्जी। पूरी तारीख आपकी इसी से भरी पड़ी है। अच्छा, सो तसलसल तो साबका हुकूमत का आप कह सकते हैं, लेकिन ज़मीन व आसमान का एक फ़र्क है। वो मैं बाद में आता हूँ उस तरफ जी। क्योंकि गुज़श्ता वाले बड़े खोचल और वारदातिये थे, गंड कप तजर्बाकार। ये बेचारे मेहमान अदाकार हैं, अनजान हैं, मासूम हैं। अच्छा। दूसरी बात ये कि गुज़श्ता और हालिया के दरमियान रिमोट एक कदर मुश्तरक। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी। गुज़श्ता हुकूमत के और इसके दरमियान रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल पता है ना आपको? अच्छा, वो बहुत बड़ी कदर मुश्तरक है। और अल्लाह करे आइंदा आने वाले नाम निहाद मुंतखब भी ज़रूरत से ज़्यादा मादर पिदर आज़ाद ना हों। ठीक है। कि दरअसल यही वो गलीज़ कम्युनिटी है जिसने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया। मुदाखलतों की बात होती है, वो भी इनकी बदध्यानती और इनकॉम्पिटेंस की वजह से होती है। रह गया बड़ी सियासी जमातों का एतराज़ लफ्ज़ देखें तो ये सारे के सारे खुद कई बार काबिल एतराज़ हालतों में पकड़े गए हैं, सरे से लेके एवन फील्ड तक कि वो पता नहीं क्या बियॉन्ड इनकम, क्या पता नहीं क्या बियॉन्ड इनकम कहते हैं, एसेट्स बियॉन्ड। ये कह रहा है 3 बार का वज़ीर आज़म ढीटों की तरह एक पूरी बटालियन जर्नलिस्ट की खड़ी है। अच्छा, साहबजादी क्या फरमाती है एक प्रेस टॉक में, हुक्मरान खानदान। ओए मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारा ताल्लुक मुगलिया और वो ऑटोमन्स के साथ है, या वो जो ईरान। सुभान अल्लाह, क्या एतराज है ये? वो चले जाएंगे, बेचारे मेहमान अदाकार हैं, गेस्ट आर्टिस्ट हैं। चले जी, मेहमान अदाकार हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। साल 2 ज्यादा भी लगा गए, साल 2 ज्यादा भी लगा गए तो खैर है। चले जी, आपने इजाजत दी है ना, आप तो एक और बात कर रहे हैं कि इलेक्शन ही ना हो। अब सर साहब आपकी तरफ आऊंगी। मेहमान अदाकार हैं, अगर साल 2 साल ज्यादा भी लगाएं, ये तो हसन साहब की राय है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है कि साबका हुकूमत का तसलसल है, KPK में उन्होंने इक़दामात लिए वहां पर, क्या वो फार्मूला इंतखाबात की शफाफियत यकीनी बनाने को विफाक में भी काम आ सकता है? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले तो हसन निसार साहब का शुक्रिया अदा करूं कि वो बड़ी हौसला अफजाई करते हैं और मेरे लिए एजाज़ है उनका मेरे लिए तारीफ़ करना। बहुत शुक्रिया, आई एम ऑनर्ड एंड हम्बल्ड। और एक मैं बात सिर्फ और उस पिछले सेगमेंट के हवाले से कहना चाहूँगा कि मीडिया को टेक्नोलॉजी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब प्रिंटिंग प्रेस आया था मुसलमानों ने यही गलती की कि कुरान नहीं इस पर छप सकता या दीनी किताब नहीं छप सकती, बेअदबी होती है, क्योंकि पाँव से वो मशीन चलती थी उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस। हम कितना पीछे रह गए। अखबारात में देख लें, जब कंप्यूटर आया है तो वो हाथ से लिखने वाले या पैचियाँ लगाने वाले उनकी जॉब ख़त्म हो गई, लेकिन दुनिया आगे बढ़ती है। अब टीवी चैनल्स आगे, टीवी आ गया है तो लोगों का हक है, से भी आगे चले गए, अब तो डिजिटल पे चले गए। आपके ख्याल में क्या इलेक्शन कमीशन विफाक में लेगा इक़दामात KPK तर्ज पे? नहीं, मैं आपने जो कहा ना KPK वाली, यहाँ पे इतना टाइम नहीं है। KPK में तो मेरा ख्याल है कि अब 6 महीने हो गए शायद,
और पंजाब में जो निगरान हुकूमतें आई थी वो तो कर लिया आपने तजर्बा। यहाँ मुमकिन नहीं है, टाइम बहुत कम रह गया है और इलेक्शन कमीशन की बात को तवज्जो से सुनना चाहिए हुकूमत को। और मैंने तो देखिए, मैं पहले ही कहता रहा हूँ कि ये निगरान हुकूमतों का तस्वर एक अजीब किस्म का तस्वर है। अभी 1 महीना हो गया हुकूमत का आए हुए, कागज़ों में तो 2 महीने और हैं, लेकिन अभी भी कैबिनेट में इजाफा ही हुआ जा रहा है। हो सकता है कोई और लोग भी ऐड कर लें आप बैलेंस करने के लिए। तो इसीलिए निगरान हुकूमतें होनी नहीं चाहिए, इलेक्शन कमीशन मजबूत हो और उसके पास तमाम इख्तियारात हों, वो तबादले तकर्रियाँ करे उस 3 महीनों में, और वो जो हुकूमत चलती रहती है वो चलती रहे। बहुत पैसा बचेगा पाकिस्तान का और वक्त भी बचेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी का एतराज़ मुझे कम मजबूत नहीं लगता, PTI का लगता है, क्योंकि बहरहाल PTI इस वक्त रिसीविंग एंड पे है और पीपल्स पार्टी तमाम PDM के मामलात में फैसलों में शामिल थी, रिलक्टेंटली शामिल थी या दिल से शामिल थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब उन्हें इकट्ठे उठानी पड़ेगी, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक हो गया जी। अब सार साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का इतराज़ तो इतना जायज़ नहीं, PTI का ज़्यादा दुरुस्त है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद शहजाद साहब और जैगम साहब की राय इसी मौके पर आपके सामने रहेगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, हसन निसार साहब और अबसार साहब की राय सामने रही। अगर देखा जाए तो निगरान वजीर आजम और वजीर दाखिला का पस मंजर ही सियासी है, तो फिर काबीना को कैसे न्यूट्रल रखा जा सकता है? या फिर जो हसन साहब कह रहे थे कि मेहमान हैं, गुजार लें जितना वक्त गुजारना है। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। मेरा भी पिछले सेगमेंट के बारे में 1-2 पॉइंट्स रह गए थे, छोटे छोटे, इजाजत दीजिए सर। 2 मिनट। आई नो 2 मिनट है, मुझे पता है। देखिए, मैं तो वो बार तो बड़ा महज़ब आदमी है, बड़ा महज़ब पेशा है। मैं तो उससे भी बेचारे जो और पिसे हुए लोग हैं, मैं उनकी बात सोचता हूँ जिनके घरों में टीवी है, अगर वो टीवी देख रहे थे। आज उन्होंने ये देखा कि अशराफिया असल में अपने मफादात के लिए किस तरह लड़ती है, अगर उनको समझ आई हो। अना की जंगें और शख्सियात पे मबनी जंगें, ये किस तरीके से, ये अशराफिया में किस तरीके से बहस होती है, क्या लड़ते हैं, समझ ना भी आई हो, लेकिन उन्होंने तमाशा बहुत अच्छा देखा। अल्लाह करे कि इससे अब हम आगे जाके उस आम आदमी जिसको ये आम जुबान समझ आती है उसके लिए भी कुछ कर सकें और इन जंगों से आगे की हद पार कर सकें। ये मेरा पिछले। अब आ जाए अगले उसके ऊपर जो आपका सवाल है। देखिए, बदकिस्मती हमारी ये है, ना हमने ब्यूरोक्रेसी को छोड़ा, ना पुलिस को छोड़ा, ना हमने पार्लियामेंट को छोड़ा, ना हमने अदलिया को छोड़ा, ना अफवाज पाकिस्तान को छोड़ा, ना किसी और इदारे को छोड़ा। हर चीज कंट्रोवर्शियल बना के रखी। यहाँ पे इंसान कंट्रोवर्शियल होगा, यहाँ पे लोग कंट्रोवर्शियल होगा। यहाँ पे आज आप किसी के ऊपर यकीन कर ही नहीं सकते, उसके खिलाफ 10 चीजें और आपको मिल जाए। अगर बोलने वाले बोलेंगे इसका तो ये भी रिकॉर्ड है, इसका तो ये भी रिकॉर्ड है, भाई पाकिस्तानी लेके आओगे ना, या हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात ठीक कर लो। अब आइंदा से हिंदुस्तान से बुलाना शुरू कर देंगे लोगों को कि यार हमारा इंटरिम जमाना आ गया, प्लीज आप ही आइए, हम तो इस काबिल नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, आप उनकी स्पेकुलेशन पे ना जाइए, उनके अमल पे जाइए। यही पाकिस्तानी है, और मुझे यकीन है हर पाकिस्तानी पे कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करते हैं और अपनी मुकम्मल कुदरत के साथ और अपनी मुकम्मल कैपेसिटी के साथ पाकिस्तान की बेहतरी, क्या फवाद हसन फवाद हो या कोई और हो। और अभी जनाब सार साहब कह रहे थे, हम तो ये सोच रहे हैं कि यार ये इंटरिम का निजाम ही नहीं होना चाहिए, जो गवर्नमेंट सियासी चल रही है वो ही रहे। हम तो ये कहना चाहते हैं और मैं भी इससे एग्री करता हूँ। ठीक, तो मेरा ख्याल है कि हमें इससे अपना दिमाग थोड़ा खोलना चाहिए। ये छोटे छोटे नुक्ते हैं ना लोगों जिनके अंदर हमें ये घरों के अंदर रह के ये आदतें पड़ गई हैं, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन निकल के थोड़ा ज़हन बड़ा करो। और मेरे ख्याल में हमें सियासी पार्टियों को खास तौर पे बड़े लेवल पे सोचना चाहिए। जैगम साहब, शहजाद साहब जो कह रहे हैं, ये जो हमने रखा कि किस किस के एतराज़ात जायज़ हैं या नहीं है, सियासी जमातें या इलेक्शन कमीशन, इसको भी कमेंट कीजिएगा। दूसरा, कहते तो सभी हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, अगर सभी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं तो फिर 70 साल बाद भी हम बेहतरी क्यों ढूंढते फिर रहे हैं? जी, बेहतरी के लिए ये करते हैं कि हर एक पार्टी को कहा कि अपने अपने ATM दे दो, और ATM भर्ती कर लिए गए। 6 महीने तक ATM चलते रहे। हसन निसार साहब तो कह रहे हैं कि ये मासूम है, हर एक के 2 उंगलियों के दरमियान में ब्लेड था। जनवरी में आए, अगस्त में उनको निकाला गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कहने पर। ज़रा KP के जर्नलिस्ट से पूछ लीजिए कि क्या क्या वहाँ इस दरमियान में वारदातें हुई और अब कितने गैर जानिबदार आए हैं, ये भी KP के आपको साफ ही बता देंगे। ठीक, मरकज़ में भी जो है किसी तौर पर जो हमने सिस्टम बनाया था, जो असूल तय किए थे, उस पर ना मरकज़ की हुकूमत बनी है और ना पंजाब की हुकूमत बनी है। मरकज़ में भी सिस्टम की हुकूमत है, पॉलिटिकली अलाइंड लोग हैं, और पंजाब में भी जो हुकूमत बनी है उसके भी सब लोगों की सियासी वाबस्तगियाँ बहुत वाज़ेह हैं।
हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं उनको असूली तौर पर स्टेट का मुलाजिम होना चाहिए। बदकिस्मती से उनकी भी वफादारियां हैं और वाज़े वफादारी वाले लोगों को लाया गया है। तो इत्तफाक बिल्कुल कि ये सिस्टम नहीं चल रहा, निगरान हुकूमतों का निज़ाम नहीं होना चाहिए, निगरान हुकूमतों का निज़ाम नहीं होना चाहिए और सिस्टम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।